हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। चलो आज हम और एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आएंगे। आज हम देखेंगे करंट के बारे में। आज हम देखेंगे सॉलिड में से करंट कैसे पास होता है। ऐसे कौन से सॉलिड है जिसमें से करंट अच्छे से पास होता है, ऐसे कौन से सॉलिड है जिनमें से करंट अच्छे से पास नहीं होता। ऐसा क्या है उनमें कि उन सॉलिड में से करंट अच्छे से पास होता है, और ऐसा क्या है उन सॉलिड में जिनमें से करंट अच्छे से पास नहीं होता। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में डिपेंडिंग अपॉन उस सॉलिड के अंदर से करंट पास होता है कि नहीं होता। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड। अगर उस सॉलिड में से रूम टेम्परेचर पे भी करंट पास होता है तो हम उसको कहते हैं कंडक्टर। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर क्या गर्म करने के बाद भी उसमें से करंट पास नहीं होता तो हम उसको कहते हैं इंसुलेटर। लेकिन रूम टेम्परेचर पे करंट पास नहीं होता, थोड़ा सा हीट करने के बाद करंट पास होता है तो हम उसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड। वंस मोर, अगर रूम टेम्परेचर पे करंट पास होता है तो हम उसको कहेंगे कंडक्टर। अगर रूम टेम्परेचर पे करंट पास नहीं होता लेकिन हायर टेम्परेचर पे करंट पास होता है तो हम उसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। और अगर उसमें से रूम टेम्परेचर पे भी नहीं और हायर टेम्परेचर पे भी करंट पास नहीं होता तो हम उसको कहते हैं इंसुलेटर। तो ये तीन टॉपिक है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ जैसे आप सबको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वो है जो मोल्टन स्टेट में या हम कह सकते हैं फ्यूज स्टेट में या उसके एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसको हम जनरली कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो metals and electrolytes, that is ionic conductors, are example of electric conductor. Solids having electric conductivity in the range, तो उनके जो सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस रेंज में उनकी कंडक्टिविटी होती है। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सब बचपन से जानते होंगे बच्चों, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी काय की वजह से पास होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्ट होने से। अब ये जो है डिपेंडिंग अपॉन दैट, अब किसको कंडक्टर कहेंगे, किसको इंसुलेटर कहेंगे, किसको सेमी कंडक्टर कहेंगे, इसके लिए बहुत सारी थेरीज दी गई। उसमें से एक थेरी आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिस थेरी का नाम है बच्चों बैंड थेरी। बैंड थेरी मतलब बैंड बजाने की थेरी नहीं। अब क्यों इस थेरी को बैंड थेरी कहा गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं कोई भी एक मेटल ले रहा हूँ, जैसे कंसिडर मैंने मैग्नीशियम मेटल लिया। आप सबको पता है बच्चों मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। और अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ पे लिखे तो क्या होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाएंगे 1s में कितने गए 2। उसके बाद वो भरने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाएंगे 2s में भी कितने जाएंगे 2। और वो भरने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाएंगे 2p। अब 2p में गए, 1s में गए 2, 2s में गए 2 और 2p में कितने गए 6। अब ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद है 3s में भी कितने इलेक्ट्रॉन गए बेटा 2। और उसके बाद है 3s के बाद कौन आती है 3p। अब 3p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान देंगे 1s में 2 है, 2s में 2 है, 2p में 6 है और 3s में कितने हैं 2 बराबर। अब ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गई उसकी अंदर की शेल और ये हो गई उसकी बाहर की शेल बराबर। अब क्या है कि यहाँ पे बाहर की शेल ये ऐसी शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। और ये अगर इलेक्ट्रॉन अभी क्या हुआ, ये हो गया एक एटम, ये हो गया एक एटम। जब क्या होता है हमें पता है एटम का जो साइज होता है ना बच्चों वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो एटम का साइज बहुत छोटा होने की वजह से एटम के अंदर होती है एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये कौन सी ऑर्बिटल है बच्चों 3s। तो अब जब क्या होगा
एटम का साइज बहुत छोटा है और इतने छोटे से साइज में ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसी सिंगल सिंगल नहीं रह सकेंगी, और इसलिए ये एटम की जो ऑर्बिटल है, ये जब एटम अकेला रहेगा तो ये ऐसी सिंगल सिंगल रहेंगी, लेकिन जब क्या होंगे, बहुत सारे एटम एक दूसरे को कंबाइन होंगे तो क्या होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे को क्या होंगी, कंबाइन। ऐसा बैंड थ्योरी का कहना है। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को कंबाइन होके ये क्या होंगी, ये कुछ इस तरीके से ऐसी कंबाइन हो जाएंगी, और ये कुछ इस तरीके से कंबाइन होने के बाद ये एक कंटिन्यूअस क्या बनाएंगी, बॉन्ड। जैसे एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, तो उन्होंने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल विल आल्सो कंबाइन टू फॉर्म द विच ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनेंगी तो ये ऐसी लंबी यहाँ पे क्या बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उनका कहना है कि इतने से छोटी सी जगह में इतनी सारी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन आती है, तो इसलिए वो लगभग एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, मिक्स, और एक दूसरे में मिक्स होके वो एक क्या बनाएंगी, बैंड। क्या बनाएंगी बच्चों, बैंड। ठीक है, उस बैंड मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी और उससे कंटिन्यूअस क्या बनी, बैंड। तो ये बनी है वो कंटिन्यूअस बैंड। अब हम उसको एक क्या कहेंगे बच्चों, बैंड। तो ये एक बन गई, यहाँ पे क्या बन गई, बैंड। अब इस बैंड का नाम है, अब वहाँ पे अलग अलग यहाँ पे क्या बनेंगी, बैंड्स। तो अभी ये कौन सी यहाँ पे अलग अलग बैंड्स बनेंगी, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी यहाँ पे बैंड कैसी बनी ये तो समझ गए होंगे सब लोग। बैंड कैसी बनी, बराबर, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर प्लेस्ड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस एंड सो दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मर्ज इनटू ईच अदर एंड इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस बैंड। अब ये बैंड जैसे यहाँ पे आप वो देख रहे हो, सबसे बाहर की शेल है 3s। अब ये 3s क्या हो गई, कंबाइन हो गई। अब ये 3s कंबाइन हो गई तो इस 3s के कंबाइन होने से एक क्या बनी, बैंड, बराबर। अब 3s के बाद कौन है, 3p, और 3p कैसी है, वैकेंट है। तो ये 3p भी कंबाइन होके यहाँ पे भी क्या बनेंगी, एक बैंड। अब 3s के कॉम्बिनेशन से एक बैंड बनी और 3p के कॉम्बिनेशन से एक बैंड बनी। अब यहाँ पे जब 3s और 3p के बीच का जो क्या है, एनर्जी गैप है, जब वो बहुत कम रहेगा तो क्या होगा, 3s के इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके काय में चले जाएंगे, 3p। और 3p कैसी है, पूरी वैकेंट। तो वैकेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इधर उधर क्या करेंगे, घूमेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेंगे तो उसके फ्लो होने से क्या फ्लो होने लगेगा, करंट। और वो जब उसमें करंट फ्लो होने लगेगा तो हम उसको कहेंगे कंडक्टर। क्या कहेंगे बच्चों, कंडक्टर। समझ गए। तो क्या होना चाहिए, तो इसी, अब इसने दो टाइप की बैंड्स यहाँ पे बनाई। एक जिसमें ऑर्बिटल खाली है और उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा और उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा और उसमें क्या फ्लो होगा, करंट। तो जब उसमें करंट फ्लो होगा और इसीलिए उसने उस बैंड का नाम रखा कंडक्शन बैंड। कौन सी बैंड, कंडक्शन बैंड। और दूसरी बैंड जो इसको लक्की थी, जिसमें मतलब हाईएस्ट एनर्जी वाली बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन थे, तो इस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी या आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं और इसीलिए इस बैंड का नाम उन्होंने रखा वैलेंस बैंड। तो ऐसी दो टाइप की बैंड्स उन्होंने कंसीडर की। बैंड्स कैसे बनी अभी हमने देखा है। कितने टाइप के बैंड कंसीडर की, दो। ये हाईएस्ट एनर्जी वाली जो बैंड है, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं हम, तो उसको नाम दिया वैलेंस बैंड। और उसके ऊपर की जो खाली वाली है उसका नाम दिया कंडक्शन बैंड। अब क्या होता है, उनका कहना है कि डिपेंडिंग अपॉन दैट बैंड उन्होंने सब्सटेंस को तीन इसमें डिवाइड किया। एक, जब ये जो है कौन सी बैंड, वैलेंस बैंड, और दूसरी बैंड है कौन सी बैंड, कंडक्शन बैंड। जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनके बीच का डिफरेंस कैसा रहेगा, बहुत कम, तो क्या होगा, इजीली रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके काय में जाएगा, कंडक्शन बैंड। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ना बच्चों कंडक्शन बैंड में, फिर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमेगा और उसमें से क्या फ्लो होगा, करंट, और हम कहेंगे उसको कंडक्टर।
ठीक है, क्या कहेंगे, कंडक्टर। लेकिन जब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है, दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, इनके बीच में जब थोड़ा सा गैप रहेगा तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जंप नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जब टेम्परेचर कैसा होगा, हाई, तो तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेंगी और उस एक्स्ट्रा एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। कहाँ से, वैलेंस बैंड से, काय में, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन काय में जाएगा, कंडक्शन बैंड में, बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। और इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे करेगा, हाई टेम्परेचर पे क्या कंडक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये भी हो गया वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब तीसरी बात, ये हो गई कौन सी बैंड, वैलेंस बैंड, और ये हो गई अभी कौन सी बैंड, कंडक्शन बैंड। अब इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि उसको कितना भी गर्म करो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, इसलिए जिंदगी में वो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको हम कहेंगे इंसुलेटर, ठीक है, और इसको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास कितने टाइप के हैं बच्चों, तीन, एक है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर और तीसरा है इंसुलेटर। तो ध्यान रखेंगे, जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है इसको कहते हैं फॉरबिडन जोन, इस एनर्जी गैप को कहते हैं फॉरबिडन जोन। एक एक पॉइंट आपको सब लिख के रखना है बच्चों अच्छे से, जैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, उसके बाद कौन सा जोन, फॉरबिडन जोन, कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, हम हर एक चीज को यहाँ पे देख रहे हैं। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस अगर बहुत कम है, ना के बराबर है, तो हम उसको कहेंगे कंडक्टर। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है तो हम उसको कहेंगे सेमीकंडक्टर। और क्यों, वो रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं करेगा और हाई टेम्परेचर पे करंट फ्लो करेगा, ये भी हमने देखा है। और थर्ड है कौन, इंसुलेटर। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मोर, तो इट व्हाट, इट नेवर ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो वी से इट इज द इंसुलेटर। तो इस तरह सब्सटेंसेस तीन टाइप में डिवाइड हो गए, एक हो गया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंसुलेटर क्या होता है। ये जनरली कौन होते हैं, नॉन मेटल्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। जनरली नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर, और इनकी कंडक्टिविटी रेंज देखो कितनी कम है, 10⁻⁻⁻20, मतलब 0 के बाद 20 0 है, मतलब इतनी कम उनकी कंडक्टिविटी है, सो दे आर इंसुलेटर। एंड सेमीकंडक्टर की जो होती है वो इनके बीच में होंगी, तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी रहेंगी इट इज इन द रेंज फ्रॉम 10⁻⁻6 टू 10⁻+4। तो जब डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी। अब ये है बैंड थ्योरी। अभी अभी हमने देखा है बैंड थ्योरी का कहना है बैंड इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, जो अभी हमने देखी थी। अब क्या हो गया, बैंड फॉर्मेशन कैन बी कोरिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय इंटरैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड्स आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो पहली है कंडक्शन बैंड, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। हमने देखा 3s में से इलेक्ट्रॉन कहाँ में चले गए, 3p, तो 3p ये एक हाईएस्ट एनर्जी बैंड थी जिसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन, और उसको हमने कौन सी बैंड कही थी, कंडक्शन बैंड। सेकेंडली फॉर्म बाय इंटरएक्शन ऑफ आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ क्लोजली स्पेस एटम इन अ सॉलिड। कंडक्शन बैंड में बी पार्शियली ऑक्युपाइड और वैकेंट। कंडक्शन बैंड जो 3p थी पहले कैसी थी, वैकेंट, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन गए तो वो क्या हो गई, पार्शियली ऑक्युपाइड। तो वो ऑक्युपाइड, पार्शियली ऑक्युपाइड हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर सॉलिड। उसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, और ये है उनके बीच की गैप, दैट इज कॉल्ड द विच जोन, फॉरबिडन जोन। ध्यान में रखेंगे इस जोन को हम कहते हैं फॉरबिडन जोन। अब वैलेंस बैंड
द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, अभी हमने देखा था, जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी सी क्या होती है, कम. सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव बिकॉज देयर आर टाइटली बॉन्डेड रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई, है ना. वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते हैं नहीं है, वो एक ही जगह रहते हैं. सो दैट बैंड इज अ वैलेंस बैंड. और बैंड गैप भी हमने देखा है, एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन. तो हमने बैंड गैप ही कहते हैं उसको, या फॉरबिडन जोन भी कहते हैं. और डिपेंडिंग अपॉन दैट फॉरबिडन जोन हमने देखा है देयर आर थ्री थिंग्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इसमें क्या होगा, जो एनर्जी गैप है वो इन दोनों के बीच का कैसा रहेगा, बहुत कम. देखो अभी जो बैंड बन रही है वो बैंड काय के मदद से बन रही है. हमने देखो अभी पी को मिक्स किया था या एस को मिक्स किया था. तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑल द एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल ऑक्युपाइज द व्हिच बॉन्ड, कंडक्शन बैंड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड्स ऑफ मेटल इज लार्जर. द कंडक्शन बैंड इन द मेटल कैन बी फर्दर लेबल्ड एज एस बैंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड पी बैंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी. जैसे अगर 3s कंबाइन तो उसका नाम क्या रहेगा, एस बैंड. और अगर 3p कंबाइन हुई तो क्या नाम रहेगा, पी बैंड. हमने उसके मैग्नीशियम की इसमें इसको देखा था. डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द बैंड फॉर्मेशन. बैंड फॉर्मेशन इन मेटालिक कंडक्टर्स, ये हमने सारी बातें देखी है. ये है एस बैंड और ये एस और पी कंबाइन हुई तो एस पी बैंड ऐसा रहेगा. इंसुलेटर भी हमने देखा है. अब डिपेंडिंग अपॉन दैट, ये देखो इंसुलेटर में क्या है, दिस इज द व्हिच बैंड, वैलेंस बैंड, एंड दिस इज कंडक्शन बैंड. इनके बीच में गैप कैसा है, बहुत ज़्यादा. तो हम इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर. अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनके बीच का एनर्जी गैप ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम. कैसा है, इन दोनों के बीच में. तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर. अब हम सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अभी हमने देखा है बच्चों कि ये जो सेमीकंडक्टर होता है, ये सेमीकंडक्टर क्या नहीं करता, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. अब ये बैंड थ्योरी ने तो बताया, क्योंकि इनके बीच का बैंड गैप कैसा होता है बच्चों, बैंड गैप निग्लिजिबल नहीं होता है. निग्लिजिबल कंडक्शन में होता है, इसमें ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, बीच का होता है. इसलिए रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते और इसीलिए वो हायर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं और वो करंट फ्लो कर देता है. ये किसका कहना था बच्चों, ये बैंड थ्योरी का कहना था. लेकिन दूसरी अभी थ्योरीज है जिनका कहना है कि वो क्यों रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते और हायर टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं. इसके पीछे का रीज़न बताने के लिए नई थ्योरीज आई. और उसमें से एक थ्योरी ने ये बताया, जैसे हमें पता है कि सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, तो वो क्यों सेमीकंडक्टर है. उन्होंने बोला कि सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 14. और अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 284. तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4. उन्होंने बोला रूम टेम्परेचर पे जो सारे सिलिकॉन्स रहेंगे वो अपने 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बाजू वाले सिलिकॉन के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, शेयर. ये भी इनके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बाजू वाले सिलिकॉन के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, शेयर. ये भी इनके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बाजू वाले सिलिकॉन के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, शेयर. तो ऐसा ये सब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को बाजू वाले के साथ क्या करेंगे, शेयर. और बाजू वाले के साथ शेयर करने की वजह से सबके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में बिजी रहेंगे. किसी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रहेंगे क्या, नहीं. किसी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं रहेंगे, सबके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में क्या रहेंगे बच्चों, बिजी. अब क्या होगा, इसलिए रूम टेम्परेचर पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और इसीलिए वो क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. और उनका कहना है कि जब हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होगा, इनके सम ऑफ द बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक. और सम ऑफ द बॉन्ड्स ब्रेक करने की वजह से उनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन. और उनके अंदर थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने की वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेंगे और उन फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव होने से उनके अंदर से क्या पास होगा, करंट. कहाँ पास हुई, करंट. डू यू अंडरस्टैंड. और इसीलिए बोला कि रूम टेम्परेचर पे सारे बॉन्ड बने हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बिजी है. काहे में बिजी है, बॉन्ड बनाने में. लेकिन जब क्या बढ़ जाएगा,
जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे और कुछ बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन बिखर जाएंगे और बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेंगे और उनकी वजह से क्या फ्लो होगा, करंट। ठीक है, तो इसको फिर उन्होंने सेमीकंडक्टर का ये रीजन दिया। फिर ये जो सेमीकंडक्टर है, फिर यही कॉन्सेप्ट का यूज करके साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि यार हम कुछ ऐसा करते हैं, कैसा, ऐसा कि इसने रूम टेम्परेचर पे ही करंट फ्लो करना चाहिए, और अगर इसने रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो करना चाहिए तो रूम टेम्परेचर पे ही इसके पास क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि बोले हम इसमें से कुछ सिलिकॉन निकाल लेंगे और कुछ हम इसके आजू या बाजू के ग्रुप के, जैसे आपको पता है सिलिकॉन का ग्रुप नंबर है 14, तो इसके पहले वाले का है 13 और बाद वाले का है 15, और इनके पास रहती है 4 अनपेड, इनके पास रहती है 3 और इनके पास रहती है 5। तो हम अगर सिलिकॉन को निकाल के अगर हम ग्रुप 15 की इंप्योरिटी अगर उसमें डाल देंगे तो उसके पास कितने अनपेड रहेंगे, 5, और इनके पास कितने रहेंगे, 4। तो समझो मैंने एक सिलिकॉन निकाल के हमारे पास यहाँ पे नाप से सब 20, तो ये आर्सेनिक है, मैंने आर्सेनिक डाल दिया। अब आर्सेनिक कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 5। ठीक है, 5 में से इधर शेयर कितने करेंगे, 4, और बचा कितना, 1। तो अभी बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही वहां पे क्या रह जाएगा, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। और अभी रूम टेम्परेचर पे ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन अभी वो प्योर नहीं रहा, पहले वो सारे के सारे कौन थे, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन में एक कौन आ गया, आर्सेनिक, और सिलिकॉन में एक आर्सेनिक आने की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर के क्या बढ़ गए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर उनके अंदर के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो क्या होगा बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। ठीक है, लेकिन अभी वो प्योर नहीं रहा, एक्सटर्नली उसमें कुछ ऐड करना पड़ा, और एक्सटर्नली उसमें कुछ ऐड करना पड़ा, इसीलिए उसका नाम रखा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और जो प्योर था, जिसमें कुछ ही को ऐड नहीं किया था, उसका नाम था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि प्योर है कि उसमें कुछ ऐड किया हुआ है, इसके बेसिस पे 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों। एक प्योर तो अंदर का ही सब है, बाहर से कोई नहीं आया, तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर कोई किसी को निकाल दिया और दूसरे को बाहर से किसी को डाल दिया तो इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, 2 टाइप, वन इज अ इंट्रिंसिक एंड अनदर इज अ एक्सट्रिंसिक। तो ऐसे 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक का नाम है कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे का नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे कितने टाइप के सेमीकंडक्टर है, 2, एक का नाम इंट्रिंसिक और दूसरे का नाम एक्सट्रिंसिक। तो अभी हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं काय की, इंट्रिंसिक तो समझ गए, इट इज द प्योर सेमीकंडक्टर, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में हमने इंप्योरिटी कहाँ से ऐड की, अगर 15 ग्रुप से ऐड की तो वो ज़्यादा का इलेक्ट्रॉन लेके आएंगी, और 13 ग्रुप से अगर इंप्योरिटी ऐड की तो क्या होगा, वो 3H लेके आएंगे। 13 ग्रुप के बाल, गाइन, ताल। ठीक है, ये गैलियम हमने ऐड कर दिया। अब अगर हमने गैलियम ऐड कर दिया ना तो वो कितने लेके आएंगे, सिर्फ 3। अब ये बेचारे सिलिकॉन को बोलेंगे देना रे 1 इलेक्ट्रॉन, देना रे 1 इलेक्ट्रॉन, बोलेगा है ही नहीं भाई, मेरे पास 3H है, अब मैं क्या करूँ, रख तेरा खाली, है ना। तो क्या होगा, इस केस में भी क्या प्रोड्यूस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो आपने कौन से ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड की, 13 की ऐड की 15 की। 15 की इंप्योरिटी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, और 13 की इंप्योरिटी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट दे आर डिवाइडेड इनटू अगेन हाउ मेनी टाइप, 2 टाइप। 15 ग्रुप है, 15 के अंदर पी आता है ना, तो 15 ग्रुप की है तो एन टाइप, ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, ग्रेट कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट, 15p नहीं, क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखेंगे बच्चों, ग्रेट कॉन्सेप्ट खिचड़ी होती है इसमें। क्या 15 ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड की तो p नहीं, क्या n, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट है, 15p नहीं, ऐसा वर्ड में ध्यान में रखना, 15p नहीं। तो 15 ग्रुप की ऐड की तो p नहीं है, वो कौन से टाइप का है, n टाइप, और 13 ग्रुप की ऐड की तो फिर p टाइप।
समझ गए? तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, और ये जो प्रोसेस है इसमें इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? डोपिंग। तो इस तरह से यहाँ पे डोपिंग होती है। और दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, वन इज द इंट्रिंसिक एंड अनदर इज द एक्सट्रिंसिक। ये सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कम होता है, इस कंडक्टर में निग्लिजिबल एनर्जी गैप होता है, इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर में बीच में होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है। अब इस रूम टेम्परेचर पे वो कंडक्ट नहीं करते। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द प्योर सेमीकंडक्टर। ये देखो सारे इलेक्ट्रॉन एंगेज्ड है, क्या में एंगेज्ड है? बॉन्ड बनाने में एंगेज्ड है सारे इलेक्ट्रॉन, कोई रिकामा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये हो गया इंट्रिंसिक प्योर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? हम डोपिंग कहते हैं। द एडेड इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपेंट। ध्यान में रखेंगे, जो भी इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से ऐड की थी? 13 और 15। सो जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की है उसको डोपेंट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये सब सिलिकॉन है, लेकिन हमने फॉस्फोरस है, ध्यान में रखना है, पीबी नहीं है। कौन है? फॉस्फोरस। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है, तो ये फॉस्फोरस है। देखो एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसका है जो रूम टेम्परेचर पे उसमें रहेगा। और बोरॉन, बोरॉन कौन सी है? 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी है। तो बोरॉन ने इधर शेयर किया, इधर शेयर किया, इधर शेयर किया। इधर शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, क्योंकि उसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 3, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी थी। कौन? बोरॉन। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज द व्हाट एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी हैव। अब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर कब कहेंगे हम? ठीक है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में अभी हम यहाँ पे ध्यान देंगे। दिस इज द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कौन सा टाइप का है? एन टाइप। एन टाइप के सेमीकंडक्टर कब? चलो बोलो, सब बोलेंगे। कब बोलेंगे एन टाइप का सेमीकंडक्टर? जब कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी रहेंगी? 15 ग्रुप। 15 एन, 15p नहीं तो कौन? n। ठीक है, तो अभी हमने देखा है 15p नहीं तो क्या हो गया? n। तो 15 ग्रुप की रहेंगी तो n टाइप, और ये देखो 15 ग्रुप की है तो n टाइप, और p टाइप को कौन सा रहेगा? जब 13 ग्रुप की रहेंगी तो इट इज कॉल्ड p टाइप। सो ये सारी बातें हमने देखी है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड ऑल। p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वी हैव ऑलरेडी सीन। यू कैन सी ये p टाइप का सेमीकंडक्टर है, कौन से ग्रुप की है? 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी अगर ऐड की। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द योर टॉपिक, दैट इज द सेमीकंडक्टर। और जो उसके वजह से जो होल प्रोड्यूस होता है उसको हम होल कहते हैं। ठीक है, सो 13 ग्रुप, 15 ग्रुप वी हैव डिस्कस एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, अभी सेकंड टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे, दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। अब क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड? यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द मैग्नेट्स। आप सबको मैग्नेट पता है, बचपन में आपने मैग्नेट के बहुत सारे खेल खेले होंगे बच्चों। ठीक है, ऐसा मैग्नेट आप लेते थे और क्या करते थे? मैग्नेट ऐसा रहते थे और ऐसा रखा, तो कुछ चीज़ें मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होती थी और कुछ चीज़ें मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट नहीं होती थी। आपको अगर ज़मीन के अंदर कुछ पैसे वगैरह गिर गए तो हम क्या करते थे? मैग्नेट लेते थे, बड़ा सा मैग्नेट, और उस पर डाल देते थे। पूरे पैसे आके किसको ये लग जाते थे? मैग्नेट को। तो ये हो गया। तो जो मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होता है हम उसको मैग्नेटिक कहते हैं, और जो अट्रैक्ट नहीं होता उसको हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। तो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड में क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम, एटम के सेंटर में होता है बच्चों न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस। देखो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड तो घूमता है, ऐसा 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 घूमता है, एंड साइमल्टेनियसली इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, अपने अराउंड घूमते घूमते वो किसके अराउंड घूमता है? न्यूक्लियस। देखना मैं नीचे गिर जाऊंगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता है, और ऐसे घूमने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और इसने प्रोड्यूस की हुई जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, तो क्या होता है? अगर हमें पता है सबको कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, बच्चे ने देखो मैग्नेट डाला तो पूरी चीजें उसके पीछे भागने लग गई। ठीक है, चलो डोंट वरी। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है। अब
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते, लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसने प्रोड्यूस की हुई जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो कोई कैंसल नहीं करेगा। लेकिन अगर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसने प्रोड्यूस की हुई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? कैंसल। और इसीलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म वहां पे क्या हो जाएगा? 0। और इसीलिए क्या है, मैग्नेटिज्म शो करने के लिए उसके अंदर ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखेंगे, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए जितने ज्यादा उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतने ज्यादा वो क्या करेगा? मैग्नेटिज्म शो करेगा, और उतना ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट। देखो अभी मैं छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रखा और उसका है ये नॉर्थ पोल, और यहाँ पे रखा है साउथ पोल, बराबर। अब हमने क्या किया, एक सब्सटेंस है जो यहाँ पे रखा हमने सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस अब यहाँ पे क्या रहेंगी? इसकी वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेंगी। तो ये हो गई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गई है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने सब्सटेंस रखा, और ये सब्सटेंस रखने के बाद ये मैग्नेट के तरफ क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया, एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गया। स्ट्रांगली अट्रैक्ट कब होगा? जब उसके अंदर के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? हाई, मोर, बहुत ज्यादा रहेंगे। जब उसके अंदर के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहेंगे तब वो कैसे अट्रैक्ट होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। और ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंस कहेंगे इसको? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेकिन अगर इसके अंदर के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहे? कम रहे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे रहे? कम रहे, लेस रहे, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा। और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा तो वीकली अट्रैक्ट, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होगा, बराबर। तो क्या होगा? तो इट इज लेस अट्रैक्टेड, थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। जो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है, वीकली मतलब हफ्ते में एक बार नहीं, ठीक है, वीकली मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होता है उसको कहेंगे पैरामैग्नेट, जिसके अंदर के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे? लेस। और जिस बेचारे के अंदर एक भी क्या नहीं है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर के कितने हैं? 0। जब उनके अंदर के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? 0। तो हम उस सब्सटेंस को कहते हैं कौन से सब्सटेंसेस? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और वो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा अगर अट्रैक्ट हुआ तो ज़्यादा अट्रैक्ट होने से उसके अंदर के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, और सब्सटेंस को हम कहेंगे कौन से सब्सटेंस? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लेस अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, और बहुत ज़्यादा एक भी अनपेयर्ड नहीं तो डायमैग्नेटिक। तो ऐसे कितने टाइप के सब्सटेंसेस हो गए बच्चों? 3। तो अब ये जो 3 टाइप के सब्सटेंसेस हैं हमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड and are weakly repelled by magnetic field or not attracted by magnetic field। ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। ये देखो, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे पार्टिकल है, लेकिन ये पार्टिकल की तरफ ना ये अट्रैक्ट कर रहा है ना ये अट्रैक्ट कर रहा है, सो इट इज रिपेल्ड, सो इट इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकेंडली, पैरामैग्नेटिज्म में अगर हम देखेंगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़े कम है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़े कम होने की वजह से क्या होगा? ये देखिए, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो थोड़े बहुत क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट, ठीक है। ये हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये देखो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। तो दिस इज अबाउट द आवर टॉपिक, दैट इज द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एंड दिस इज कंप्लीट अबाउट द योर यूनिट
बोर्ड लेवल ऑफ आवर यूनिट आज यहाँ पे कंप्लीट हुई है। आज हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, आपको अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम नए टॉपिक पे ग्रेट कॉन्सेप्ट डालते रहेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ रही है। हम अभी नए यूनिट में नए टॉपिक के साथ इसके कुछ एक्सरसाइज के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करके दूंगा, कुछ 1-2 इसके नीट के कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करके दूंगा अपने ट्रिक से, और हम नए यूनिट को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।